नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देखेंगे इस बुलेटिन में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों पर हम नजर डालेंगे। टॉप 10 आपने देखा, उसमें महत्वपूर्ण खबरें हमने आपको बताई और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून के हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में आज भी पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आमजन को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इस तरह की खबरें आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं और अब ताजा मामला न्यू कैंट रोड हाथी बड़कलान स्थित महाकाली मंदिर के आसपास स्थित पूरे इलाके का बताया जा रहा है। यहां महाकाली मंदिर परिसर के भीतर और आसपास बरसात में 4-4 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे कि मंदिर को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जल भराव के कारण मंदिर खतरे की जद में आ गया है। महाकाली मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया है कि मंदिर के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक नाला बनाया गया था, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस और कॉलोनी का बरसात व साथ ही अन्य गंदा पानी आता है। इस नाले से पानी की निकासी को समुचित व्यवस्था न करते हुए इसे मंदिर के सामने वाले छोटे नाले से छोड़ दिया गया। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि संबंधित विभाग द्वारा यहां पर जो भी नाले बनाए गए हैं उनकी निकासी पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा मंदिर समिति को भुगतना पड़ रहा है और मंदिर को काफी नुकसान भी हो रहा है। सबकी गलती है। इसमें नाला बनाने वाली पीडब्ल्यूडी की गलती भी है। जब नाला बनाया गया तो उसकी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं गई? उसमें जो नाला इस साइड बनाया गया, उसमें जो जिस ठेकेदार ने बनाया, जिसने बनाया, उसकी गलती है कि नाला पूरा नहीं बनाया गया। फिर जो बगल के प्लॉट में नाला था जिसमें पुरानी व्यवस्था थी, उसकी भी गलती है कि नाला बंद करने के टाइम पर उसे प्रशासन को सूचित करना चाहिए था कि हम इस नाले को बंद कर रहे हैं, इसलिए इसकी आप व्यवस्था करें पहले। और बहुत टाइम से एक नाला चल रहा था, तो इसमें सबकी गलती है, लेकिन भुगतना मंदिर को पड़ रहा है और इसका स्थायी समाधान अभी तक ढूंढने कोई दिखाई नहीं दे रहा। जब तक नालों में पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं होगी तब तक इसका समाधान नहीं है। आप लोग मंदिर को सारी दीवार साहब नीचे बैठ गई, चारों तरफ जो है दरारें पड़ गई है, मंदिर के चारों तरफ दरारें पड़ गई। हमने 3 मोटर लगा रखी है पानी की निकासी के लिए, 3 मोटरें लगा रखी है, लेकिन जो है कितना पानी झेलेगी मोटर। कल रात को भी हमने जो है कम से कम जो है 4-4 फीट पानी पूरे हॉल में भर गया, जिसके कारण जो है पूरे कपड़े मंदिर के अलमारियों में पानी घुस गया, बक्सों में पानी घुस गया, बिस्तर सारे हमारे सारे खराब हो गए। हम तो खुद जो है पूरी रात भर जो है यहाँ जो है बैठे हुए हैं। उत्तराखंड में विगत कुछ वर्षों से महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में वृद्धि देखने को मिली है, जिस क्रम में डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार की पैरवी में 5 सदस्य कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर रेणुका देवी को दी गई है। ये कमेटी महिला अपराधों की रोकथाम के लिए पिछले कुछ वक्त में हुई दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हर एक पहलू की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का काम करेगी। इसके साथ ही आने वाले वक्त में किस तरह महिला अपराधों को रोका जा सके, इसके लिए भी अपनी राय देंगी। हालांकि कब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, इस बारे में अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, ना ही कोई वक्त निर्धारित किया गया है। अब देखना यही होगा कि कब तक ये कमेटी सब पहलुओं का खाका तैयार कर कब तक रिपोर्ट सौंपेगी। आप समझ सकते हैं कि जो काम कमेटी को दिया गया है एक बेहद महत्वपूर्ण, गंभीर, संवेदनशील कार्य है, जिसमें कमेटी पूरी जो है गहनता से इसका अध्ययन करेगी और एक रिपोर्ट जो है पुलिस महानिदेशक महोदय इनको देगी और उसके पश्चात जो है फिर उत्तराखंड पुलिस अपनी रणनीति कार्य योजना बनाएगी। तो इसमें जो है कमेटी सभी पहलुओं में इसको लेगी। तो कमेटी अपना समय जो है अपने अनुसार जो है अभी कार्य शुरू करेगी और जल्दी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। कमेटी को दिया गया एक बेहद महत्वपूर्ण, गंभीर, संवेदनशील कार्य है, जिसमें कमेटी पूरी जो है गहनता से इसका खटीमा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में खटीमा में बन रहे नए केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण किया है। केंद्रीय विद्यालय के निरीक्षण में जानकारी देते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर सक्षम चुग ने बताया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से पिछले 1 वर्ष से खटीमा में 8 एकड़ की भूमि पर केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए 24 कक्षाएं, 3 लैब, 1 लाइब्रेरी, 2 अतिरिक्त लैब, 1 कैंटीन, लगभग 3 एकड़ में खेल ग्राउंड,
केंद्रीय विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के आने जाने के लिए रैंप का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 25 करोड़ की लागत से बन रहे केंद्रीय विद्यालय का 80% कार्य पूर्ण हो चुका है और आने वाले सत्र 2024-25 में निर्माण कार्य पूरा कर बिल्डिंग में नया सत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय का निर्माण खटीमा के विकास में एक मील का पत्थर है। इस अवसर पर जिला महामंत्री सतीश गोयल, नगर अध्यक्ष जीवन धामी, नगर महामंत्री मनोज वाधवा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। विद्यालय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और लगातार इसमें पिछले 23 से स्टार्ट हुआ था बनना और जो लगभग 90% इसमें कार्य पूरा हो चुका है। ये 25 करोड़ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का है, आज हम इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार निरीक्षण करने आए हैं और इसमें जो जितने काम हो चुका और जो काम होने हैं उसके बारे में हमने प्रोजेक्ट के जो अधिकारी उन लोगों से बात करी है और उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट हम 2-3 माह के अंदर सरकार को हस्तांतरित कर देंगे और इसके जो हमारा केंद्रीय विद्यालय इस समय वर्तमान में बंडिया में संचालित है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला शुरू हो जाएगा, इस वाले 2025 वाले। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 60 वर्ष पूरे होने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में बलिदान दिवस 1 सितंबर को प्रस्तावित पष्टी पूर्ति कार्यक्रम किया जाना है। इस प्रस्तावित पष्टी पूर्ति कार्यक्रम पर वीएचपी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी और इस कार्यक्रम में रामलीला ग्राउंड खटीमा में एक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खंड और प्रखंड लेवल के सभी लोगों से आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस समारोह में शामिल हो और इसके अलावा संतों, पूर्व सैनिकों, विद्यालय के बालक बालिकाओं और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को आमंत्रित किया है। विश्व हिंदू परिषद के नैनीताल विभाग संयोजक बजरंग दल पूरन चंद्र जोशी ने अवगत कराया है कि खटीमा प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद के 60वां स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें संतों, पूर्व सैनिकों, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और साथ ही सभी वर्गों के व्यक्तियों और महिला शक्ति को संगठित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। टीमें जो है काम करेंगी। 60 वर्ष पूरे होने पे हम षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन इस खटीमा प्रखंड में किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रखंड के समस्त कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के एवं बजरंग दल के खंड स्तर पे, उपखंड स्तर पे सभी हिंदू लोगों को आह्वान कर रहे हैं। इस षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम के लिए सभी को जो है आग्रह किया जा रहा है इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो इसमें हमारा जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो एक समरसता का उद्देश्य है। हम सब एक हैं, हम वर्गों में ना बटें, जातियों में ना बटें, हम सब हिंदू हैं। हिंदू संगठित होगा तो सुरक्षित रहेगा, ये एक संदेश हम देना चाहते हैं। इसमें इस कार्यक्रम 1 तारीख को रामलीला ग्राउंड पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। 3 बजे से एक सार्वजनिक हवन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनभूलपुरा में रेलवे की अतिक्रमण हुई भूमि का सर्वे शुरू किया जा रहा है। ये वही बनभूलपुरा क्षेत्र है जहां फरवरी में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन, नगर निगम और पुलिस टीम पर पथराव, आगजनी और फायरिंग की गई थी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं, जिन्हें तोड़ने का हाईकोर्ट द्वारा 2022 में आदेश दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद अब दोबारा से पूरी जमीन का सर्वे किया जाना है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया है कि रेलवे द्वारा प्रशासन से सहयोग मांगा गया था, जिसमें कई विभागों की 6 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। पीछे ये पेट्रोल पंप रेलवे द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उनके द्वारा बनभूलपुरा में जो रेलवे भूमि है उसका सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे टीम में राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनके प्रतिनिधियों को शामिल करने का अनुरोध किया गया था। उसी क्रम में 6 टीमें गठित की गई हैं। उसमें हमारे जल संस्थान, विद्युत विभाग, नगर निगम, बाल विकास के साथ साथ राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ टीमें गठित की गई हैं और कल से ये 6 टीमें
सर्वे का कार्य इसको प्रारंभ करेंगे। क्या कुछ पुलिस फोर्स भी मांगी हुई है? हाँ, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक टीम के साथ हमारी जो सिविल पुलिस है वो लोग भी रहेंगे। इसके अलावा आरपीएफ के लोग भी साथ में रहेंगे। सर कुल लैंड कितनी है जिसमें सर्विस होगा? ये रेलवे के द्वारा इसको तय किया जाना है, क्योंकि मान्य पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश के चलते फिर लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि मसूरी बेकरी हिल एमडीडीए पार्किंग के निचले हिस्से में भारी भूस्खलन होने से नगर पालिका द्वारा निर्मित पुष्टा ढह गया, जिससे पुष्टे का मलबा और पत्थर निकलकर लोगों के मकान के ऊपर आ गया। वहीं इस घटना में एक पानी की टंकी भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सभासद दर्शन सिंह रावत नगर पालिका की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त पुष्टे के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल की लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको ठीक कराकर क्षतिग्रस्त पानी की टंकी के बदले नई टंकी भी लगा दी गई है, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। और उन्होंने बताया कि नगरपालिका द्वारा 1 साल पहले ही इस पुष्टे का निर्माण किया गया था, लेकिन देर रात को हुई भारी बारिश पुष्टे के ऊपर की पहाड़ी में भूस्खलन हुआ, जिससे कि मलबा और पत्थर पुष्टे के से टकरा गया और पुष्टा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि नगरपालिका द्वारा पुष्टा काफी घटिया गुणवत्ता का बनाया गया था, जिस वजह से वह बरसात के समय पर क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा कि अगर पुष्टा टूटकर उनके घरों के ऊपर आता तो बहुत बड़ा नुकसान और जनजीवन की हानि हो जाती। तो देखिए, लगातार बारिश के कारण दिक्कतें तो हो ही रही है, पर समस्या ये है कि जो पुष्टा है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का लगा हुआ है। हमें सामने दिख रहा है कि इसमें मिट्टी है, और केवल छोटे से लालच के चक्कर से अगर किसी परिवार में किसी बच्चे की जान चली जाए, किसी परिवार के सदस्य की मौत हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन सा विभाग लेगा? केवल ये बोल देना कि बारिश हो रही है, गिर जाएगा, तो बारिश हो जाएगी तो पूरी मसूरी जमीन में गिर जानी चाहिए। तो आपदा का बहाना लेके गुणवत्ता के केवल काम को बचाया नहीं जा सकता है। कोई कार्य में कोई गुणवत्ता नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। और जितना परिवार का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नगर पालिका को करनी चाहिए। उनकी टीन टूट गई है, पर घर के टाइल्स टूट गई है, उनकी टंकी टूट गई है, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतना सामान? कि जब हमने यहाँ पे काम करवाया था तो ये जो पूरा है इधर पूरा मिट्टी का पहाड़ था ये, और ये सुरक्षा की दृष्टि से पहले भी सेफ नहीं था। तो हमने ये कहा कि इसको जो है हम पुष्टा लगा के इसको, जिससे यहाँ कोई मिट्टी और पत्थर यहाँ न गिरे घरों में, तो वो लगवाया था। अब जो पीछे पलम भरा गया वो पलम सही क्वालिटी का लगा, उसमें कोई वो नहीं है, गुणवत्ता सही है। जेईई ने हमारे नगर पालिका ने देखा था, तभी वो नापा गया था। पर आज क्या हुआ, आपदा के कारण जो ये खिसका तो पीछे की जो मिट्टी है वो उसके साथ आ गई, तो ये लग रहा है कि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है। गुणवत्ता बिल्कुल सही है और काम अच्छा हो रखा था, और कोशिश हमारी यही थी कि भाई अच्छे के लिए करा था हमने। तो अब ये आपदा का मामला है, तो इसमें कोई भी क्या कर सकता है? नहीं, आरोप पर प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलता है, और दिखावे की राजनीति हम करते नहीं है। हमें पता लगा, हम मौके पे अपने नगर पालिका से जो हमारे वर्क एजेंट हैं उनको लेके आए, ठेकेदार को भी बुलाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारी बारिश के कारण मसूरी के पिक्चर पैलेस बस स्टैंड से निकट पुष्टा ढहने और क्षतिग्रस्त लंढोर बाजार को जाने वाला मुख्य मार्ग के नुकसान का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तय समय पर कार्य पूर्ण करने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को नुकसान के कार्य को शीघ्रता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। और पत्रकारों से वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि यहां पर निर्माण सामग्री लाने में परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यहां पर हो रही दिक्कतों को दूर कर शीघ्र ही कार्य पूर्ण किया जाए। क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, और जो मैंने इसकी स्थिति दी है इसका, क्योंकि 65 फीट नीचे से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं, और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी एसडीएम को प्रदर्शित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारी से टेक्निकल दिक्कत बताई तो उसके मैंने निश्चित किया है। इसी प्रकार एक ब्राइट पुट्टी का उसका मैपिंग लोन के पास एक उसका गिरने से वहाँ के
वहाँ पर जो बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसको भी क्षति हुई है और भी नुकसान हुआ है। और क्योंकि पूर्व में भी उस व्यक्ति के द्वारा जब वहाँ पर पेड़ गिरा था, कई टैक्सी वालों का नुकसान वहाँ पर हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति हमने उससे करवाई थी। आज नेशनल साहब को निश्चित किया है कि क्षति का आकलन करके उस व्यक्ति से की पुष्टि कराई जाए। और लगातार हमारे अधिकारी, हमारे निगम के कर्मचारी इस काम में लगे हैं। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र विकासखंड द्वारीखाल के अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर चेलू सेंट में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम की बैठक हुई। ये बैठक मंडल अध्यक्ष सुखपाल सिंह नेगी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में बीजेपी सदस्यों ने महान आत्माओं को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिन्होंने पार्टी की स्थापना में योगदान किया। बैठक का संचालन बीजेपी कार्यकर्ता कल्याण सिंह नेगी ने किया। बैठक में अनीता गौड़ मंडल प्रभारी ने सभी सदस्यों से अभियान को सफल बनाने की अपील की। मनमोहन सिंह उपाध्यक्ष कोटद्वार ने अपने संबोधन में सभी कार्यकर्ताओं से इस अभियान में जुड़ने को कहा और द्वारीखाल प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने चहुमुखी विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विश्व में भारत का मान और गौरव बढ़ाया है। हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना होगा। इस अवसर पर कनिष्ठ प्रमुख रविंद्र रावत, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष सिंह चौहान, युवा मोर्चा अध्यक्ष ऋषि मोहन समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत द्वारीखाल मंडल की बैठक हुई। सदस्यता अभियान के प्रभारी हमारे मोहन सिंह नेगी जिला उपाध्यक्ष और जो हमारे द्वारीखाल ब्लॉक के प्रभारी थे, आज उन्होंने बैठक ली और भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं, मंडल के कार्यकर्ता थे और सबको आज आह्वान किया गया कि घर घर जाकर हम लोग भाजपा के सदस्य बनाएंगे और 2 तारीख से जो ऑनलाइन सदस्यता अभियान उसको मजबूती से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप आओ भाई साहब, एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने वरिष्ठ जनों का स्वागत करें और मैं स्टडी में खड़े हो जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मसूरी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड के विधानसभा के सदन में निर्दलीय विधायक द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोप की जांच की जानी चाहिए। सरकार और विधायकों को इसमें आगे आकर के इसका खंडन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसको लेकर पुलिस को निर्भीक होकर के काम करना चाहिए। अपराधियों में पुलिस का डर कायम रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस को पड़ोसी राज्य से सीखना चाहिए, जहां पर अपराधी या सामाजिक तत्वों को बुरे तरीके से कुचला जा रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने 500 करोड़ में सरकार गिराने के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की पूरे देश में उत्तराखंड के लोगों के ईमानदार और अपने मान मर्यादाओं में रहने वाले लोग होते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विधानसभा में एक विधायक ने सरकार गिराने का सवाल उठाया, वह निश्चित ही गंभीर विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने जो कहा है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, इसका पूरा समर्थन करता हूं। अपराध बढ़ रहे हैं, मुझे खुलकर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए। मैं कहता हूं पुलिस सरकार की भी होती है और नहीं भी होती है। पुलिस को निरपेक्ष से काम करना चाहिए। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई चाहिए, जिसके लिए बनाई गई है। एक्शन तो हुए हैं, कहीं पर कोई अपराध है, मैं समझता हूं कि अपराधी पकड़ में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन जो खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी राज्य में दबंगई से कुचला जा रहा है गुंडा तत्वों को, असामाजिक तत्वों को वहाँ पर दबंगई से कुचला जा रहा है। वो इधर शेल्टर कर रहे हैं, लेकिन चोर चोरी से जाए, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चोर सीने जोरी से ना जाए, तो उनको यहाँ शेल्टर मिलता है। यहाँ भी खौफ पैदा होना चाहिए पुलिस का। माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के आम लोगों के बारे में एक धारणा है देश में कि उत्तराखंड के लोग ईमानदार होते हैं, उत्तराखंड के लोग अपने मान मर्यादाओं में रहने वाले लोग होते हैं, परिश्रमी हैं। और जिस तरह से ये सवाल उठाया गया, जिस तरह से सरकार गिराने जैसे आरोप लगे हैं, निशंक जी ने जो बात कही है, निशंक जी का लगभग 35 साल का संसदीय अनुभव है, सांसद के नाते, विधायक के नाते और मंत्री के नाते। निश्चित रूप से इतने लंबे समय में एक बहुत परिपक्व स्थिति होती है, और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, एक तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनसे मेरी इसमें 100% सहमति है। बागेश्वर में शासन आदेश के अनुपालन में कांडा महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा महाविद्यालय में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवा संसद प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य छात्र छात्राओं को संसदीय कार्यवाही के अनुभवात्मक रूप से परिचित करवाने के साथ ही लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका, नीति निर्माण की प्रक्रिया, सांसदों के दायित्वों, सरकार के साथ साथ प्रतिपक्ष की भूमिका भी इससे अवगत कराना था। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मधुलिका पाठक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह भौरियाल ने राष्ट्रगान के साथ युवा संसद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा संसदीय कार्यप्रणाली को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण, शून्यकाल, प्रश्नकाल में पर्यावरण शिक्षा, विदेश नीति और सदन द्वारा संसद में महिला सुरक्षा के संबंध में प्रस्तुत विषय पर चर्चा, परिचर्चा करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल द्वारा रिया पांडे, करिश्मा माजिला और हिमांशु पांडे को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के विजेता के रूप में चयनित किया गया। युवा संसद प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि भौरियाल द्वारा छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य और प्रतियोगिता के अध्यक्ष डॉक्टर मधुलिका पाठक जी ने प्रतियोगिता के आयोजन के लिए डॉक्टर विनोद कुमार और छात्र छात्राओं की सराहना करते हुए भविष्य में दोबारा इस तरह से के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं अभिव्यक्त की और प्रतियोगिता का समापन राष्ट्रगीत के साथ किया गया। की भूमिका में यहां पर युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें प्राचार्य डॉक्टर मधुलिका पाठक ने इसका शुभारंभ किया था। और आपको बता दें कि विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य को लेकर के शुभकामनाएं दी गई। और पूर्व कैबिनेट मंत्री का ये भी कहना था कि छात्र लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाएं, जो कि बेहद जरूरी है। आज राजकीय महाविद्यालय कांडा में युवा संसद का प्रोग्राम हुआ और तरुण सभा का आयोजन किया गया। और इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन किया। और इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय, माननीय जो हमारे भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री श्री बलवंत सिंह भौरियाल जी हमारे बीच उपस्थित रहे और उन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन भी किया। और छात्र छात्राओं ने संसद के बारे में एक मॉक ड्रिल टाइप किया है और उससे ये पता चला कि बच्चे बहुत जागरूक हैं और हमारी संसद में जो भी गतिविधियां हो रही हैं
उसके बारे में ये जागरूक है, हमारा युवा जागरूक है और शिक्षा के साथ साथ ये समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वहन करेंगे। भारत सरकार के तत्वाधान में आज ये महाविद्यालय जो कांडा है उसमें युवा संसद तरुण सभा जो प्रतियोगिता हुई है उसमें मैं सभी जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है सांसद के रूप में उन सबको बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, क्योंकि इससे एक युवाओं में आगे बढ़ने की ललक पैदा होगी, सीखने की ललक पैदा होगी। मेरा नाम पूर्णिमा पांडे। आज हमारे राजकीय महाविद्यालय में युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत मैंने शिक्षा मंत्री की भूमिका निभाई, जिसके अंतर्गत पूछे गए सवाल थे शिक्षा से संबंधित सवाल पूछे गए, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पर सवाल किए गए, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा हमें अनेक प्रकार से मोटिवेट किया गया। साथ ही साथ हमें बताया गया कि हमें किस प्रकार सांसद का कार्य करना चाहिए और इस पर कैसे आगे को कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। है जिसे महिला के प्रति बढ़ते अपराध पर रोकथाम के लिए है। इसी के साथ 112 नंबर जो आपातकालीन सहायता के लिए। मसूरी में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मजदूर संघ का धरना समाप्त हो गया है। वहीं मजदूर संघ के अध्यक्ष रंजीत चौहान और महामंत्री संजय टमटा और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी द्वारा एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी पर धरने के दौरान एक होटल में मौज मस्ती और दावतें उड़ाने की बात को लेकर खेद व्यक्त करते हुए उनसे माफी मांगी है। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता ने आंदोलन के दौरान कहा था कि एसडीएम मसूरी अधिकारियों के साथ होटल में दावतें कर रही हैं, क्योंकि 24 अगस्त को मजदूर संघ के 3 सूत्रीय धरना को स्थगित कर एसडीएम मसूरी ने पालिका कार्यालय में बातचीत के लिए बुलाया था, जिसमें अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी को मजदूर संघ की मांगों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कागजात को तलब किया था और 25 अगस्त को मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब मजदूर संघ का प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा तो वहां एसडीएम और अन्य अधिकारी नहीं मिले, जिससे संघ में भारी आक्रोश था, जिसको लेकर उनके द्वारा धरने स्थल से एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी के खिलाफ अपशब्द कहे गए, बुलाया गया। फिर हम की जिंदगी जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस रिक्शा को जो है ई रिक्शा में जो है परिवर्तन किया जाए। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, हम कोई और मांग नहीं कर रहे हैं। और ये मांग भी क्या है सर, ये नॉर्मल मांग बिंदु पे ये हुआ था कि 26 तारीख को सारा काम होगा। सुबह जब 26 जुलाई को हम तमाम लोग पालिका गए तो पता लगा वहाँ ईओ साहब भी नहीं है, काफ़ी लोग नहीं है। तो पूछा लोगों से वहाँ पे कि कहाँ है, तो किसी ने कहा कि भाई वो तो किसी होटल में है और वहाँ एसडीएम साहब भी हैं। तो एक बुरा सा लगता है कि हमें समय दिया नहीं मिले, तो गुस्से में निकल गया भाई कि अच्छा होटल में पार्टी कर रहे हैं। तो यही बात मैंने जो है परसों में मेरे 24 तारीख को मैंने मुझसे निकला कि जब हम 26 तारीख को वहाँ गए तो ये लोग होटल में पार्टी कर रहे थे। तो ये पार्टी सबसे एसडीएम साहब नाराज़ हैं क्योंकि कोई पार्टी नहीं हो रही थी। और ये पता लगा कि उस दिन जो है 26 तारीख को जो अभी चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो जो तमाम लोग थे चुनाव ड्यूटी में उनका सम्मान किया जा रहा था। तो इस बात से होटल पार्टी कर रहे थे, उससे वो बात बुरी लगी एसडीएम साहब को। और बाकी मेरा कहीं भी देखिए, हम लोग क्या है कि 4 साल से मजदूरों का आंदोलन लड़ रहे हैं, क्या बर्फ क्या बारिश क्या सुबह क्या रात, और बहुत सारी हमने यातनाएं झेली हैं। एक गुस्सा है, एक दुख है, 24 तारीख को वैसे ही रोष हो जाता है। तो एक मजदूरों के प्रति, मजदूर हित में, समाज हित में एक भाव इसमें आकर के मैंने एसडीएम साहब को कुछ भारी शब्दों में बोल दिया होगा। और ये जो पार्टी वाली बात बोली है, अगर मेरी इस बात से एसडीएम साहब को किसी को भी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।